जब तक आपको ये लेटर मिलेगा मैं तो आसमान से अप्सराओं के बीच में आपको देख रहा हूँगा। और अगर मैं दोबारा इंसान बना तो मैं दोबारा से अपनी इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा। उस बेटे ने सगी मां से अधिक मान भारत कि तुम अफसर हो, जब लड़ाई कहीं कुछ होगा तो तुम पीछे रहना, अपने जवानों को आगे भेजना। तो कहने लगे मम्मी जहाँ पर जैसे हम और आप होंगे तो जहाँ कोई मुसीबत होगी तो आप आगे जाओगी कि हमको आगे कर दोगी। तो हमने कहा नहीं हम जाएंगे। तो कहे वो जवान जो मेरे बच्चे की तरह हैं और जब लड़ाई होगी तो हम आगे रहेंगे, अपने बच्चों को आगे क्यों भेजेंगे, तो मेरे बच्चे हैं। तो मेरी समझ में इनको देशभक्ति के लिए और अपने जूनियर के लिए कितना प्रेम से ज्यादा प्यार किया। उस दोस्त ने अपने यार से नहीं अपनी मिट्टी से वफादारी निभाई। किस मिट्टी से लोग बने कि इनको डर नहीं लगा। यंग ऑफिसर 24 साल का 17,000 स्क्वायर फीट में भी कह रहा है कि मैं अभी तक मेरा जी नहीं बना, आई वांट टू किल मोर पीपल। इफ डेथ कम्स बिफोर मी, तो उनको मौत वगैरह से डर नहीं लगता था। चेहरे पर इतना कोई फीचर्स ही नहीं बचे थे जिनको आप देख के आइडेंटिफाई कर सकें। सिर्फ आईब्रोज से पहचान के बॉडी आइडेंटिफाई की थी। उस पुत्र ने अपने पिता से अधिक सम्मान अपने राष्ट्र को दिया। उनका ये कहना था कि अरे डोंट वरी, मैं वहाँ पर जो है अपने झंडे, तिरंगा झंडा गाड़ करके आऊँगा या फिर मैं तिरंगे झंडे में लिपट करके वापस आऊँगा। पर पिता की अस्थियाँ जानी चाहिए, उस पिता के कंधे पर बेटे की अस्थियाँ गई हैं। दुख का कोई सीमा नहीं है दोनों के हमारे, लेकिन साथ साथ में गर्व भी है। पराक्रम और विजय जिनके लिए परंपरा है, राष्ट्र प्रेम धमनियों में दौड़ता है रक्त बनकर, तिरंगा आराध्य है जिनका, सबसे पावन भारत की ये धरा है। मैं एक माँ हूँ, कभी तो खालीपन आता है कि मेरा, लेकिन उसने जो किया, उसकी जो बहादुरी थी, उसका जो कार्य था, उसको देख करके मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि सौरभ हमेशा मेरे। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी 8 जून को। उसने कहा कि माँ आई विल कम एंड सेलिब्रेट योर वेडिंग एनिवर्सरी एंड माई बर्थडे। 28 अगस्त को उसका बर्थडे था, 10 सितंबर को उसकी शादी थी। सो एवरीथिंग गॉट स्टिल। एक पल को भी हमारे अमर बलिदानियों को भूलना संभव नहीं। युद्ध भूमि में देश के लिए उनका जो रक्त बहा, वो आज के हिंदुस्तान के कण कण में महकता है। वो शूरवीर, वो परमवीर हमारे हृदय में, हमारे मान में, हमारे सम्मान में, अभिमान में हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। पहली बार तब जब वो 3 साल के थे, एक बांसुरी के लिए। दूसरी बार तब टू गेट परमवीर चक्र, ये चीज़ वहाँ हुई। शायद किसको पता चली, नहीं चली, नहीं पता, वो गई। जब वो सेलेक्ट होकर के एसएसबी से वापस आते हैं, हम लोग हॉस्टल में बैठ के इसको डिस्कस किए कि भाई तुमने क्या लिखा, तुमने क्या लिखा, तुमने क्या लिखा, उस वाले क्वेश्चन में, व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। तो जैसे मैंने बोला कि टू बी आर्मी ऑफिसर, किसी ने बोला कि टू बी क्लास 1 ऑफिसर, लाइक दैट। तो जब उनसे पूछा गया तो ही टोल्ड अस कि आई वांट टू गेट परमवीर चक्र। मैंने तो ये लिख दिया भाई। तो हम लोग 6-7 लोग जो बैठे हुए तो वी आर शॉक्ड। युद्ध क्षेत्र से घर पर संपर्क आसान नहीं होता। जब मिशन पर न हो तो चिट्ठियां या फिर 10-15 दिनों में एक फोन करने की गुंजाइश। 26 मई के बाद से वो घर पर एक भी फोन नहीं कर पाए थे। चिंता में डूबे घर वालों को राहत मिली जब लगभग 1 महीने बाद 23 जून को कम से कम उनकी एक चिट्ठी मिली। आखिरी खत में लिखा था कि मम्मी जो है टीवी के द्वारा आपको लड़ाई की यहाँ का हालात का पता चल गया होगा, लेकिन आप चिंता न करना। और जहाँ पर मैं हूँ तो बहुत संघर्ष की वो है, वक्त है, लेकिन आप मेरे खत का जवाब जरूर देना और चिंता न करना। मैं जहाँ पर हूँ ठीक हूँ। मम्मी और पापा का ध्यान देना, छोटे भाई को लिखा था उनका ध्यान देना। यूं तो मनोज ने लगातार कई खतरनाक मिशन को सफलता से पूरा किया था,
लेकिन खालूबार का जो मिशन अब सामने था वो सबसे बहादुर माने जाने वाले गुरखाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला था। हमने जो आगे खलूबार का जो रिज लाइन है, उस रिज लाइन के जितने भी बाकी चोटियां थी उनको बाईपास करके पीछे से हम लोगों ने उसको हमला किया था खलूबार को। तो आप समझ लीजिए कि जिस वक्त हमने खलूबार को धावा बोला तो उनके जितने भी डिफेंसेस आगे थे उनको तो बिल्कुल वो तो थ्रेटेंड फील कर गए, क्योंकि अगर हम खलूबार में बैठ जाते तो उनका रिट्रीट का रास्ता भी बिल्कुल बंद हो जाता। जब हम नजदीक पहुंचे तो उन्होंने एडी गन से भी हमारे ऊपर फायर करना शुरू कर दिया, और ये एडी गन जो है ऑलमोस्ट 1000 राउंड्स अ मिनट फायर करती है। ऐसे इतने सारे मशीन गन्स हमारे ऊपर जो है उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उनके पास राइफल ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स प्लस सम अमाउंट ऑफ मोटर फायर भी उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग कर दिया, जो कि बिल्कुल आके काफी नुकसान कर रही थी हमारे को। 16,700 फीट की ऊंचाई पर रात की भयंकर ठंड को गोले बारूद की गर्मी वक्त वक्त पर पिघला रही थी, पर सामने से आती गोलियां और दूसरी ओर से आते गोलों के बीच बढ़ना मुनासिब नहीं था। दुश्मन की ओर से हर कुछ देर पर इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर किया जा रहा था। ये ऐसी गोलियां होती हैं जो करीब 3-4 मिनट तक रोशनी कर देती हैं, और पाकिस्तानी हर 3 मिनट के अंतर पर ये फायर कर रहे थे। 24 साल के मनोज पांडे ने अपने जवानों को एक बड़े से चट्टान के पीछे छोड़ा और खुद बाहर निकले। जो ही वो बाहर गए सामने से गोलियों की बौछार आ गई। वो वापस चट्टान के पीछे लौटे, पर अहम बात यह थी कि उन्होंने दुश्मन की गन पोजीशन देख ली थी। युद्ध घोष के साथ वो फिर बाहर निकले। जैसा सोचा था सामने से गोलियां फिर बरसी, पर उनकी आंखों ने निशाना देख रखा था। बंदूक की गोली सटीक लक्ष्य पर लगी। मशीन गन के पीछे बैठा पाकिस्तानी वहीं ढेर हो गया। 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी ऑपरेशन सब सक्सेसफुली किए हैं। ये उसका 5वां ऑपरेशन था। शरीर में गुथी हुई गोलियों के दर्द पर तो काबू कर रहे थे, पर छलनी शरीर से खून तो लगातार बह रहा था। कैप्टन मनोज पांडे तीसरे बंकर में पीछे से घुसे तो देखा 2 पाकिस्तानी गुरखा जवानों पर गोली चलाने वाले थे। उन्होंने फौरन अपनी खुखरी निकाली और उन दोनों की गर्दन काट दी। अब तक उनके शरीर से इतना खून बह चुका था कि सीधे खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था, पर उन पर तो जैसे धुन सवार थी। एक बर्स्ट फायर आया उधर से बंकर से पाकिस्तानियों का, सीधे 3 या 4 गोलियां इधर आई उनके स्कल पे, लेकिन गिरने से पहले मनोज पांडे की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो है लीडरशिप का वो देखिए, उसने कहा ना छोड़नो। मतलब आदमी की जान जा रही है और लड़का फिर भी कह रहा है कि इनको मत छोड़ो। लड़के तो उन्होंने अपना खोखरी निकाला और उन्होंने चार्ज कर दिया और चौथा बंकर को भी कंप्लीट कर दिया। हिंदुस्तान का एक और वीर सपूत चोटी पर तिरंगा लहराकर तिरंगे में लिपट कर लौट रहा था। हमको एक दिन पहले पता चल गया था उसको कुछ लग गया, चोट लग गई या कुछ हो गया। पता नहीं मेरा दिल कहाँ से, हमने मतलब हमको ये लगा कि जो है हम सो रहे थे, कहीं ये लड़ाई हो रही है। हम उसको देख रहे हैं कि लड़ाई में बैठे हुए हैं। अब वही हाफ शर्ट सफ़ेद और पैंट ग्रे कलर की पैंट देखी, अब बंदूक लिए हैं, अब बस गोली आके इनको लग गई है। तो हम उठ के बैठ गए, रोने लगे। हमने कहा अरे ये सब हम क्या देख रहे हैं, क्या हुआ? तो इतने में बेल बजी, तो हम कहे कि कौन आया देखें। देखे तो भाई अफसर सब खड़े थे। मैं चाहा तो वहाँ जो बॉडी लाया था वहाँ से लेफ्टिनेंट अच्छे चंद्रन थे, उस समय लेफ्टिनेंट थे, वही इनकी बॉडी लेकर के हम उसी एयरपोर्ट पर आए थे। मनोज पांडे ने परमवीर चक्र हासिल करना चाहा था और उनके शौर्य के लिए उन्हें परमवीर चक्र मिला भी। लेकिन एक और नौजवान थे, जिंदा दिल, जोशीले, जिनका नाम भी एक युद्धक टैंक पर रखा गया था, विजयंत थापर। आज भी उन्हें याद करते हुए उनकी मां की आंखें भर आती हैं। आज 22 साल के उस नौजवान की है जो सबसे भीषण युद्ध के सबसे कठिन मिशन पर निकलने वाला था। करगिल के हीरो लेफ्टिनेंट विजयंत थापर थे, तो कैसेट्स उनके आए थे,
तो उनमें से उनमें से जब हम प्ले कर रहे थे उनको, उनमें से 2 कैसेट मिले। ये गाने वो किसी चमचे के साथ ड्रम बजा रहे हैं और 1-2 उनके दोस्त हैं मिलके वो उन्होंने रणभूमि में रिकॉर्ड किया ये विजयंत का आखिरी गाना था। न तो इस आवाज में खौफ की सलवटें हैं, न अंदाज में मौत का डर। इस आवाज में बेफिक्री है, इस अंदाज में चुनौती है। ये हिंदुस्तान के एक ऐसे वीर सपूत की आवाज है जो मातृभूमि पर कुर्बान होने को अपना परम कर्तव्य मानता था। पहले तो मैं वीरेंद्र हूँ और हमने कहा कि वी से ही उसका नाम होना चाहिए। तो हमने उस समय में मैं 16 आर्मर्ड ब्रिगेड में था पठानकोट में, और वहाँ पे चारों तरफ टैंक ही टैंक थे। विजयंत हमारा मेन बैटल टैंक था, तो हमने ज़्यादा कुछ उसके वो नहीं किया और एकदम उनका नाम विजयंत रख दिया। उनको कभी इस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि उन्हें कुछ और करना है, तो वो फौज के लिए ही बने थे। जिस साल पिता कर्नल वीएन थापर 37 सालों बाद सेना से रिटायर हुए, उससे बस कुछ ही महीने पहले 12 दिसंबर 1998 को लेफ्टिनेंट विजयंत थापर आर्मी में कमीशन हुए। 1 महीने ग्वालियर में रहे। इसके बाद जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जाना पड़ा, जहां आतंक अपना सर उठा रहा था। 12 दिसंबर 1998 में उनका कमीशन हो गए थे IMA से, और वो बड़े गर्व का एक मोमेंट होता है ज़िंदगी में हर एक अफसर की, तो उसी तरह से हमारे सबके लिए भी था। और उसके बाद में वो अपनी पलटन जो है 2 राजपुताना राइफल्स ग्वालियर में चले गए और वहाँ कुछ ही दिन रहे और उनकी पलटन को मूव कर दिया गया कुपवाड़ा। कुपवाड़ा में गांव के स्कूल के पास ही यूनिट का कैंप लगा। इस स्कूल में 5 साल की एक लड़की पढ़ती थी, रुखसाना। कुछ साल पहले आतंकवादियों ने रुखसाना के पिता मोहम्मद अकबर की हत्या कर दी थी। उस हादसे का ऐसा असर उस नन्ही सी बच्ची पर पड़ा था कि उसकी आवाज चली गई। लेफ्टिनेंट विजयंत जब जब रुखसाना को देखते, वो सोचते कि ये गुमसुम क्यों रहती है। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की और जब उसकी कहानी सुनी तो इस बहादुर सैनिक का दिल मोम हो गया। उन्हें जब भी ड्यूटी से वक्त मिलता, वो फौरन रुखसाना के पास आ जाते। इसे ऊपर वाले का करिश्मा कहें या एक सैनिक की लगन, रुखसाना बोलने लगी। उस वक्त मैं फर्स्ट में पढ़ती थी। वो थापर अंकल मेरे स्कूल पे आया था, मेरे प्रिंसिपल के साथ बात की थी। उसने बोला था कि उसकी पढ़ाई के पैसे और वर्दी उसकी और कागजी पेंसिल मैं दूंगी। कुपवाड़ा में तैनाती के दौरान विजयंत 2 भीषण काउंटर टेरर ऑपरेशन का हिस्सा थे, लेकिन सेना में उनको कुल 3 महीने का ही वक्त हुआ था जब करगिल युद्ध में कूच का फरमान आ गया। ये लड़ाई कई दिन तक चलती रही और काफ़ी घमासान लड़ाई के बाद में, जिसमें हैंड टू हैंड फाइटिंग भी थी, ये हमने जीती। उसके बाद में मुझे विश्वास हो गया कि अभी हमारे जवान जो हैं वो आगे की पहाड़ियों के ऊपर भी विजय हासिल कर सकते हैं। विजयंत ने अपने माता पिता को जो चिट्ठी लिखी, उसमें पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया। उम्मीद है जब मेरी चिट्ठी आपको मिलेगी, आप तोलोलिंग में 2 राजरिफ की फतह की खबर सुन रहे होंगे। हमें इसके लिए बैटल ऑनर मिलने वाला है। हमने एक अफसर गंवा दिया। उम्मीद है उन्हें परमवीर चक्र मिलेगा। मैं अभी तक तो जिंदा हूँ, पर अगले अटैक का मालूम नहीं। यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल है। 16,000 फीट पर हर तरफ बर्फ है, लाशें बिखरी हैं, पर अब मुझे इस बमबारी की आदत हो गई है। प्लीज़ 14 से 18 तारीख तक के सारे अखबार बचा कर रख लीजिएगा। लव, रॉबिन। 3 पिंपल्स, नोल और लोन हिल एरिया वो 3 फीचर्स थे जिनसे अब दुश्मन को मार भगाना था। ये एक बेहद मुश्किल मिशन था। फियर्स फायरिंग वो भी कर रहे थे और पत्थर पूरा बुरी तरह से मशीन गन की फायर से पेपर हो चुका था और जब खूब गाली गलौच भी हो रहा था, गाड़ियाँ ये आपस में फायरिंग भी चल रही थी और गालियाँ भी दे रहे थे एक दूसरे। और उसके बाद में
थोड़ा वक्फा हुआ फायर में, तो विजेंद्र ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, इनके ऊपर बंकर के ऊपर धावा कर देते हैं। और जैसे ही वो खड़े हुए उसी वक्त वो पाकिस्तानी ने गोलियां चला दी और साहब के सिर में एक गोली लगी और साहब वहीं अपने साथी के हाथों में गिर के शहीद हो गए। और वो पल मेरे दिमाग में आज तक कभी मैं उसको भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो खबर मेरे पास ही आई थी सबसे पहले, मैंने ही रिसीव करी थी। तो अराउंड सुबह का 8, साढ़े 8, 9 बजे का टाइम था। तो वो फ़ोन बजा था और आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल आई थी हमें कि, तो मैंने फ़ोन रिसीव किया। उन्होंने कहा कि आपके लिए एक सैड न्यूज़ है। आपके ब्रदर, उन्हें ये नहीं पता था कि फ़ोन पे मैं कौन हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि कैप्टन विजेंद्र थापर अब इस दुनिया में नहीं रहे, कल रात को उनकी शहादत हो गई है। मुझे तो आर्मी हेडक्वार्टर से जैसे ही टेलीफोन बजा, जिस डिपार्टमेंट से बजा था, मुझे पता लग गया था, एकदम मुझे शक हो गया था कि कोई गड़बड़ हो गई है। वो खबर एक्चुअली मेरा बेटा ही घर में था, मैं भी घर में नहीं थी, कर्नल थापर भी घर में नहीं थे। तो इसने बताया कि मम्मा, मैं स्कूल में थी, तो उसने कहा कि मम्मा रॉबिन नहीं रहा। तो मैंने कहा तू क्या बोल रहा है बड़ी? कहते हाँ मम्मा आप घर आ जाओ जल्दी, और रॉबिन कारगिल में चला गया। भारतीय सैनिकों के उस सर्वोच्च बलिदान ने करगिल में हिंदुस्तान की जीत की नींव रख दी थी। मां बाप को, परिवार को अपने बेटे के शौर्य पर गर्व था, तो उससे कभी न मिल पाने का दर्द भी। लेकिन 2 दिन के बाद एक टू राजरिफ से एक पार्टी आई, उनका ट्रंक वगैरह लेके यहीं पर उन्होंने सारा दिखाया, सामान उनका बचा हुआ। और एक चिट्ठी थी, कैप्टन तोमर थे उनके साथी, उन्होंने एक चिट्ठी हमें दी। उसने अपने फ्रेंड को कहा कि ये मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ अपनी, वापस आ गया तो फाड़ देंगे, अगर वापस नहीं आया तो तुम ये मेरी फैमिली को लेटर देना। तो वो लेटर जो है उसका फ्रेंड इधर लेकर आया था। प्रिय पापा, माँ, बड़ी और ग्रैनी, जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी मैं स्वर्ग में अप्सराओं की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहा होऊंगा। मुझे कोई अफसोस नहीं। अगर मैं फिर मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो मैं सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करूंगा। अगर आप आ सकें तो प्लीज़ इस जगह पर आकर देखिएगा कि भारतीय सेना ने आपके कल के लिए किस जगह पर युद्ध लड़ा। जहाँ तक मेरी यूनिट का सवाल है, नए लड़कों को हमारे बलिदान के बारे में बताया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी यूनिट में करणी माता के मंदिर में मेरी भी एक तस्वीर लगाई जाए। प्लीज़ अनाथ आश्रम में दान देना बंद मत करिएगा और रुखसाना को हर महीने 50 रुपए भेजते रहिएगा। पापा, आपको गर्व होना चाहिए और माँ आपको भी। मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं और मेरी असॉल्ट पार्टी के 12 और बेस्ट ऑफ लक। खुलकर जिंदगी जीना। आपका रॉबिन। एक आदमी जिसको पता है कि डेथ कभी भी आ सकती है, उसने फिर भी उस चिट्ठी में अगर आप पढ़ेंगे, सबसे पहला ओपनिंग उसने एक ह्यूमर से किया है। तो वो उस इंसान के अंदर की कैरेक्टर को दर्शाता है कि डेथ इज स्टेयरिंग एट हिम, पर वो फिर भी देख के उसको हंस रहे हैं। किस मिट्टी से ये लोग बने कि इनको डर नहीं लगा। इन्होंने जब वो चिट्ठी लिखी तो उन्होंने बोला कि जो होना है वो होना है, लेकिन मेरे जाने के बाद ये चीज़ें करनी चाहिए। कभी लाइफ में लो होता हूँ या कभी सोच रहा होता हूँ किसी चीज़ के बारे में, तो वो चिट्ठी ज़रूर पढ़ता हूँ। विजयंत के पिता कर्नल थापर ने बेटे की हर ख्वाहिश का मान रखा। वो अपनी उम्र के बावजूद उन क्रूर ऊंचाइयों पर बार बार जाते हैं जहां जाने की गुजारिश उनके बेटे ने उनसे की थी। वो नन्ही बच्ची रुखसाना अब कॉलेज में पढ़ती है और अभी भी विजयंत के परिवार वाले उसका खर्च उठाते हैं। अपने लास्ट लेटर में भी उसने लिखा है कि रुखसाना को जो है ना आपने हर महीने 50 रुपए जरूर भेजने हैं। तो रुखसाना को तो हम 50 रुपए नहीं भेजते हैं, रुखसाना को हम फुल्ली सपोर्ट करते हैं। कर्नल थापर हर बार जब कारगिल जाते हैं तो रुखसाना को मिलते हुए आते हैं। आज रुखसाना 12th स्टैंडर्ड में है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही है और हमने उसकी पूरी जिम्मेवारी लिए। उसकी शादी की जो भी कुछ होगा वी विल सपोर्ट हर। हमने तो अभी एक तरह से रुखसाना को एज ए अपनी डॉटर अडॉप्ट कर लिया।
और जहां तक मंदिर का सवाल है, लेफ्टिनेंट विजयंत के साथियों ने ठीक उसी जगह मंदिर बनाया है जिस चट्टान की ओट लेकर कभी उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद उस बलिदान का किस्सा सुनाएंगे जो प्राण से भी कुछ बढ़कर होता तो देश पर न्योछावर कर देता, जिसका दिल हमेशा मांगता था मोर। जान किसी और की खतरे में होती है, सीना ये अपना आगे कर देते हैं। गजब के दीवाने होते हैं ये वीर। आंच माटी पर आती है, सींच देते हैं अपने लहू से। हम आपको शौर्य की वो कहानियां सुना रहे हैं जिन्हें याद रखना हर सच्चे भारतीय का कर्तव्य है, क्योंकि उन वीरों ने अपनी सांसें, अपना रक्त, अपना जीवन, अपनी जवानी हमारे भविष्य के नाम कर दिया था। अगली कहानी है हिंदुस्तान के शेर विक्रम बत्रा की। जब करगिल युद्ध छिड़ा, उस वक्त लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को फौज में केवल 18 महीने हुए थे। उन्हें अपनी यूनिट के साथ उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर मूव होने का निर्देश था, लेकिन आखिरी लम्हे पर ऑर्डर आया कि उन्हें करगिल जाना होगा। कि मैं करगिल जा रहा हूँ युद्ध में, तो हमें पहले तो एकदम से सोच हुई, जैसे कि एक माँ को सोच होती है कि उसका बेटा युद्ध भूमि में जा रहा है, लेकिन फिर साहस करके मैंने उसे आशीर्वाद दिया। वो 1 जून का दिन था। जवान बेटे के युद्ध क्षेत्र में जाने की खबर से घर का माहौल भारी था। चाणक्य, ये दिल मांगे मोर। चाणक्य, रिपीट, ये दिल मांगे मोर। Any casualties? The good news is no casualties, चाणक्य। शेरशाह आउट। हम लोगों ने जीत हासिल कर ली है। दुर्गा माता की जय। इस बेमिसाल जीत की तस्वीरें समूचे देश ने देखी। माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनका बेटा देश की नई उम्मीद, नई आवाज बन चुका था। द्रास सेक्टर में लड़ रहे थे, तो बेस कैंप पर वो आए और उन्होंने हमें टेलीफोन से ये सूचना दी कि मैंने 5140 कैप्चर की है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे बेटे ने एक छोटी फतेह की है। दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले इस शेरशाह का एक नाजुक और नरम पहलू भी था। कैप्टन बत्रा की एक प्रेम कहानी थी, एक ऐसी लड़की जिनसे वो लौटने के फौरन बाद शादी करना चाहते थे। दोनों ने निर्णय किया था कि वो विवाह करेंगे कारगिल के युद्ध के बाद, और विक्रम जहां भी होते थे, किसी भी ऑपरेशन में या किसी और पोस्टिंग में, चाहे सोपोर रहे हो या किसी कोर्स पर रहे हो, तो उनका ये नियम था। मोबाइल फोन से पहले की है ये बात कि 7 बजे बुधवार शाम उनकी ये मित्र टेलीफोन के पास होती थी अपने घर पे, और ये फोन करते थे। द्रास में युद्ध के दौरान फोन कहाँ से मिलेगा? तो मैंने खुद ही कहा कि आप मेरे सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कीजिए, और उनका चेहरा जैसे खिल गया, और दोनों ने निर्णय तो कर ही लिया था कि युद्ध के बाद वो विवाह कर लेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया है कि मैं जो है नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। उनके नेक्स्ट ऑपरेशन का तो हमें पता लगा है उनके पत्र से, जो कि हमें बाद में प्राप्त हुआ है। मैं आगे चलना शुरू हो गया। मेरा और कैप्टन बत्रा साहब का करीब 1 मीटर का, जहाँ 1.5 मीटर का फैसला था। तो जैसे ही मैं 3 कदम चला तो उन्होंने मुझे कंधे से यानी कि पकड़ करके रोक लिया, और हम दोनों ही नीचे बैठ गए। और मेरे कान में बोलने लगे कि देखो साहब, रघु साहब, कि रघु साहब आपके तो बच्चे भी हैं, तो मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं। तो वो आगे चलना शुरू हो गए। एक बुलेट ऐसा लगा उनकी चेस्ट में लगा, फिर भी वो खड़े रहे और बैठ करके फायर कर रहे थे। और पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पर RPG-7 का फिर एक राउंड फायर किया, जिसका वो सल उनको लगा, और वो हमेशा के लिए वो गहरी नींद में सो गए। दोनों ऑफिसर्स ने कैप जो थी वो उतार करके तो ये खबर दी कि विक्रम बत्रा इज़ नो मोर। तो हमें काफ़ी एकदम से सदमा लगा। तो उन्होंने ये अपना वादा पूरा किया, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं या तो झंडा लहरा करके आऊँगा। उन्होंने 2-3 पीक्स कैप्चर किए,
और झंडे भी लहराए और वो लिपट करके तिरंगे झंडे में वो वापस आए। कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत के ठीक 18 दिन बाद करगिल युद्ध का अंत हो गया। पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। आज भी करगिल में कैप्टन बत्रा की यादें हर ओर बिखरी पड़ी हैं। उस पीक 4875 को आज बत्रा टॉप कहा जाता है। युद्ध इतना भयावह होता है जहां एक ही पल में सैकड़ों परिवार उजड़ जाते हैं, युवा सपनों का अंत हो जाता है। कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, खून बहे, जाने जाएं। लेकिन जब तिरंगे की आन पर बन आती है तो हिंदुस्तान के वीर ढाल बनकर उठ खड़े होते हैं। अनुज नैयर एक प्रोफेसर परिवार से जुड़े होने के बावजूद कलम से अधिक बंदूक ने अपनी ओर खींचा। बचपन में ही सोच लिया था बड़े होकर सेना में भर्ती होना है। एक दफा क्लास 10 में जब उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया था तब घुटने से एड़ी तक 22 टांके लगाने पड़े थे। पर 16 साल के अनुज ने एनेस्थीसिया यानी पेन किलर लेने से इनकार कर दिया। थाई से स्क्रैप लेना था इसमें पैर में अटैच करने के लिए, तो उसने ना तो एनेस्थीसिया लिया ना वो परेशान हुआ, आराम से गया। हिज फादर वॉज वेरी अपसेट कि उनको लगा कि इसको कितनी पेन होएगी, पर उसने बड़े आराम से अपनी स्किन ग्राफ्टिंग विदाउट एनी मेडिकेशन करवा ली। धीरे धीरे नैयर परिवार में सब कुछ सेटल हो रहा था। अफसर बेटे की सगाई हो चुकी थी उस लड़की से जिससे वो 10 साल से प्रेम करते थे। 10 सितंबर शादी की तारीख तय थी। घर पर खूब तैयारियां भी चल रही थी जब अनुज की यूनिट को करगिल में तैनाती का बुलावा आ गया और मां को तो इसके बारे में पता भी नहीं था। वो था माहू में कोर्स कर रहा था इंदौर में, तो उस समय उसको जॉन्डिस हो गया। तो जॉन्डिस में जैसे ही वो आया 2 दिन के लिए घर पे आया, देखा कि इसका तो जॉन्डिस है, तो वो छुट्टी लेके उसको हमें वो आर्मी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था फॉर 1.5 मंथ। उससे जैसे ही वहाँ से मतलब जॉन्डिस क्लियर हुआ तो कमांडेंट ने स्ट्रेट वे उसको कह दिया श्रीनगर जाने के लिए, एंड वो वहाँ सीधा वहाँ चला गया। हमें नहीं पता था कि कारगिल का मतलब अनुज का कितना वो था। बाद में जब 1-2 इसके फ्रेंड्स यहाँ से गए, उन्होंने पूछा कि आंटी अनुज के लिए कुछ भेजना है, तो इसने कुछ कैसेट्स वगैरह मंगवाई थी। तो मैंने उसको बोला बेटे उसने ये मंगवाई हैं चीज़ें। कहते आंटी वो तो वॉर में है। इसने हमें ये नहीं बताया था कि मतलब एटलीस्ट मुझे नहीं बताया था कि ये कारगिल में जा रहा है। युद्ध क्षेत्र में ही 23 जून को अनुज नैयर लेफ्टिनेंट से कैप्टन प्रमोट हुए। अनुज घर वालों को नियम से चिट्ठियां लिखा कर पाकिस्तान की घुसपैठ के खिलाफ गुस्से का जिक्र किया कर उन्होंने अपने सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन की भी खबर की, पीक 4875 का मिशन। चिट्ठी में उसने यही लिखा था कि मतलब इस समय यहाँ पर काफ़ी वो हो रहा है और डोंट वरी फॉर योर सन, आई एम ब्रेव इनफ, आई विल फाइट। 4875 बहुत बड़ा फीचर था। उसके जो वेस्ट साइड में था, वहाँ पे एक पिंपल 1, वेलबैक और पिंपल 2 कॉम्प्लेक्स थे जिसको कब्जा करना बहुत ही ज़रूरी था। तो हमारे को टास्क मिला था पिंपल 1, पिंपल 2 और वेलबैक को कब्जा करना, और पॉइंट 4875 13 जैकरिफ जो हमारे साथ बटालियन थी उनको टास्क दिया गया था। अनुज युद्ध भूमि में जितने निडर थे, दिल के मामले में उतने ही संवेदनशील। मैदान जंग के खून पसीने के बीच वो अपनी सबसे प्रिय चीज नहीं ले जाना चाहते थे, अपनी सगाई की अंगूठी। उन्होंने वो निकालकर अपने कमांडिंग अफसर कर्नल बावा को थमा दी। So will you please do me a favor, sir? Yes, of course. ये सब क्या है? सर प्लीज आप ये अंगूठी रख लीजिए, मेरी मंगेतर ने मुझे दी थी। अगर मैं वापस नहीं आया तो प्लीज उसे लौटा दीजिएगा। तो मैंने कहा एंगेजमेंट रिंग है, पहन के जाओ और तुम्हारे को और जोश देगी एंगेजमेंट रिंग अच्छा करने के लिए। वो कहते हैं नहीं सर, मैं
ये नहीं चाहता ये मेरी एंगेजमेंट रिंग किसी दुश्मन के हाथ में लग जाए। उस वक्त मेरे को शायद लगा कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है कि शायद वापस आएगा या नहीं आएगा। मेरे को थोड़ा सा शक सा हुआ। हाँ, वो सब कुछ उतार गया था, घड़ी भी उतार गया था, अंगूठी भी उतार के गया था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या था। अनुज चाहते थे कि अगर वो वापस लौटकर न आए तो ये अंगूठी उनकी मंगेतर को लौटा दी जाए। अनुज नैयर अपने मिशन में कामयाब हुए, लेकिन देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद करगिल के पहले शहीद, जिनके परिवार वाले आज भी पथराई आंखों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। करगिल विजय दिवस पूरा देश शान और सम्मान के साथ मनाता है, लेकिन जिनकी शहादत से हिंदुस्तान सचेत हुआ, जिनके बलिदान से करगिल के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ, जिन्होंने राष्ट्र से गद्दारी की जगह दर्द और दहशत की इंतहा चुनी, सबसे खौफनाक मृत्यु चुनी, वो शूरवीर जिंदा हैं हमारे सम्मान में, हमारी आजाद हवाओं में। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 सिपाही अर्जुन राम, भीकाराम, भंवरलाल बगारिया, मूलाराम और नरेश सिंह। वो भी तो किसी के दिल का टुकड़ा थे, जिन्हें नाजों से पाला गया था। उनका शरीर भी तो हाड़ मांस का ही था। ये अलग बात है कि उनका हौसला फौलाद का था। 14 मई को सौरभ कालिया की अगुवाई में 5 सैनिक बजरंग पोस्ट के लिए रवाना हो गए। दिन भर के ट्रैक के बाद जब वो भारतीय सीमा में बजरंग पोस्ट पर पहुंचे तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। इससे पहले कि सैनिक कुछ समझ पाते, सामने से उन पर फायरिंग शुरू हो गई। बगैर हथियार के 6 भारतीय योद्धा दुश्मन की कैद में थे। पाकिस्तान अपनी साजिश छिपाने के लिए उन्हें पकड़ लाया था, पर अब उनसे गुप्त जानकारी हासिल करने के लिए उन पर दबाव बनाने लगा। फोर जाट के ये सभी जवान बलिष्ठ थे, न केवल कद काठी से बल्कि हौसले से। पाकिस्तान क्रूरता की हदें पार करने लगा, लेकिन न तो उनकी जुबान से कोई जानकारी निकली, न होठों से उफ। 22 दिनों की लगातार यातना के बाद जब पाकिस्तानियों का जी नहीं भरा तो इनके जिस्म के टुकड़े करने शुरू किए। पर ये वीर फिर भी खामोश रहे। हर तरफ से हार कर उन जल्लादों ने एक एक कर सभी को गोलियों से मार डाल सकता है। कैप्टन सौरभ कालिया की आंखें निकाली जा चुकी हैं। उनके कान के पर्दे को आर पार फाड़ दिया गया था। पूरे शरीर पर जलाने के निशान उभरे हुए थे। गुप्तांग काटे जा चुके थे। सैनिकों के शरीर के कई अंदरूनी अंग गायब थे। नाक कान काट दिए गए थे। इंसान तो क्या, दुनिया में कोई जानवर इतना विभत्स नहीं हो सकता, पर ये तो पाकिस्तान था। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि ये सभी घाव मृत्यु से पहले दिए गए थे। सोचिए कि अपने हाथों से लाड प्यार से तिनका तिनका जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था, उस मां पर क्या बीती हुई। सोचिए कि जिसका जवान बेटा 22 दिन बाद 23 साल का होने वाला था, उस पिता पर क्या बीती है। और मां बाप ही क्यों, ये समूचे हिंदुस्तान के बेटों की हत्या थी, एक पाखंडी कायर दुश्मन के हाथों। हमारे शूरवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान रखें, अपना हर कर्म देश के लिए करें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।